हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के गोयल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार हम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस को ट्रेडिंग अकाउंट में बतलाएंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 3 डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी। इन विभागों ने जो आपस में माल का आदान प्रदान किया है वो इस प्रकार है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस आर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी 15,000 एंड टू डिपार्टमेंट सी 7,500। इट मीन्स डिपार्टमेंट ए से टोटल 22,500 रुपये का माल अन्य विभागों को ट्रांसफर हुआ। इसका हमने टोटल कर लिया। फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए 9,000 एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट सी इज 4,500, यानी टोटल हुआ 13,500। एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट सी टू डिपार्टमेंट ए 4,500 एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट सी टू डिपार्टमेंट बी नो ट्रांसफर, मीन्स टोटल 4,500। तो इसको हम कंसोलिडेट करके ये कर लेंगे कि डिपार्टमेंट ए से अन्य विभागों को माल ट्रांसफ़र हुआ 22,500 का, डिपार्टमेंट बी से अन्य विभागों को माल ट्रांसफ़र हुआ 13,500 का, और डिपार्टमेंट सी से अन्य विभागों को माल ट्रांसफ़र हुआ 4,500 रुपये का। तो ए ने जो 22,500 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताएंगे बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। डिपार्टमेंट ए से 22,500, डिपार्टमेंट बी से 13,500 और डिपार्टमेंट सी से 4,500। इसी प्रकार हम ये भी कंसोलिडेट कर लेंगे अमाउंट कि डिपार्टमेंट ए को कुल कितना माल प्राप्त हुआ, डिपार्टमेंट बी को कितना प्राप्त हुआ, डिपार्टमेंट सी को कितना माल प्राप्त हुआ। तो डिपार्टमेंट ए को आप देखिए, बी से प्राप्त हुआ है 9,000 और सी से प्राप्त हुआ है 4,500, यानी टोटल 9,000 प्लस 4,500 यानी 13,500 रुपये का माल डिपार्टमेंट ए को प्राप्त हुआ है। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी को जो माल प्राप्त हुआ है वो ए से 15,000 और सी से कुछ नहीं, तो टोटल 15,000। और डिपार्टमेंट सी को जो माल प्राप्त हुआ है डिपार्टमेंट ए से 7,500 और डिपार्टमेंट बी से 4,500, टोटल 12,000। तो इस प्रकार डिपार्टमेंट ए को कुल 13,500 का माल प्राप्त हुआ, डिपार्टमेंट बी को कुल 15,000 का माल प्राप्त हुआ और डिपार्टमेंट सी को कुल 12,000 का माल अन्य विभागों से प्राप्त हुआ। इसको हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन। डिपार्टमेंट ए 13,500, डिपार्टमेंट बी 15,000, डिपार्टमेंट सी 12,000। टोटल दोनों साइड का बराबर आएगा 40,500। तो ये कंसोलिडेट करके हम इस तरीके से इसमें बता देंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार से हम बनाएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के 2 डिपार्टमेंट हैं, पी एंड क्यू। ठीक है। जनवरी 2019 के ट्रांजैक्शंस के संबंध में जो सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं वो इस प्रकार से हैं। स्टॉक ऑन 1 जनवरी यानी ओपनिंग स्टॉक हो गया 2,10,000, 1,96,000। परचेजेस 6,30,000, 5,04,000। सेल्स 9,80,000, 8,40,000। सैलरीज 1,00,000, 1,00,000। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 25,000, 45,000। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 3,100 और 3,800। तो यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टॉक, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, टैक्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये हमें डिपार्टमेंट वाइज उपलब्ध हैं।
इसका मतलब ये है कि इनको हमें किसी प्रकार से कोई बांटने की आवश्यकता नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज ही सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। अब आगे वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि उपरोक्त के अलावा 2,52,000 के अन्य अप्रत्यक्ष व्यय हैं, परंतु ये व्यय 2 माह दिसंबर 18 और जनवरी 19 के हैं। ठीक है, इनका 2/3 हमें सेल्स के अनुपात में बांटना है। पिछले महीने यानी दिसंबर 2018 की दोनों डिपार्टमेंट की कुल सेल्स 9,80,000 रुपए थी। अब जो शेष 1/3 खर्चा बचा है वो दोनों विभागों में मासिक दर के आधार पर बराबर बराबर बांटना है। एक अन्य बात और कही है कि हम जो जनवरी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, उस जनवरी के ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक की गणना नहीं की जा सकी है, परंतु दोनों विभागों की ग्रॉस प्रॉफिट की दर आपको मालूम है, क्रमशः 40 व 30% ऑन सेल्स। माह जनवरी 2019 के लिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आपको बनाना है। अब देखिए, इसमें जो मेन पॉइंट है वो 2 हैं। एक तो ये कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,52,000 हमें दे रखे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर हमारे पास नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर हमारे पास सकल लाभ की दर दी हुई है। तो सकल लाभ की दर जो हमें दे रखी है उसके आधार पर हम एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिख देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बंटवारा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,52,000 हैं, इनका 2/3 सेल्स के अनुपात में बांटना है। तो 2,52,000 का 2/3 हुआ 1,68,000। अब ये खर्चे 2 महीने के हैं, तो इन्हें हमें 2 महीनों में बांटना है, दिसंबर और जनवरी। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है केवल जनवरी का, तो पहले हम इन खर्चों को 2 महीनों में बांट देते हैं कि दिसंबर के कितने हुए, जनवरी के कितने हुए। अब ये सेल्स के रेशो में बांटने हैं। अब सेल्स आपको दे रखी है कि दिसंबर की दोनों विभागों की कुल सेल्स है 9,80,000, और जनवरी की दोनों विभागों की आपको अलग अलग सेल्स दे रखी है 9,80 और 8,40। तो जनवरी की कुल सेल्स दोनों विभागों की मिलाकर हो गई 18,20,000। यानी दिसंबर की दोनों विभागों की सेल्स 9,80,000 और जनवरी की दोनों विभागों की सेल्स 18,20,000। इस रेशो में हम 1,68,000 रुपये बांट देंगे। किस रेशो में? 9,80,000 अनुपात 18,20,000, यानी 98:182। इस रेशो में हमने 1,68,000 रुपये को डिवाइड कर दिया, तो ये जनवरी के लिए हो गया, दिसंबर के लिए हो गया 58,800 और जनवरी के लिए हो गया 1,09,200। तो दिसंबर वाले को तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो जनवरी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो जनवरी के एक्सपेंडिचर चाहिए 1,09,200। अब 1,09,200 को दोनों डिपार्टमेंट P और Q में सेल्स के रेशो में बांट दें, और P और Q की जो सेल्स है वो है जनवरी महीने की 9,80,000 और 8,40,000। तो 9,80,000 और 8,40,000 इस रेशो में हमने इसको बांट दिया, यानी ये रेशो हो गया 98:84। इस रेशो में हमने इनको बांट दिया, तो ये हो गए 58,800 और 50,400।
जनवरी महीने के, जो हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में बतलाना है। अब जो रिमेनिंग 1/3 हैं, ये रिमेनिंग 1/3 2,52,000 के हुए 84,000, ये भी 2 महीने के हैं अभी, दिसंबर और जनवरी। इक्वली बांटना है तो दिसंबर और जनवरी के हो गए 42,000, दिसंबर के हटा दो 42,000, जनवरी के रह गए केवल 42,000। अब ये जनवरी के 42,000 जो हैं, इनको दोनों विभागों में इक्वली बांट देना है, यानी 21,000। तो इस तरीके से 2,52,000 के जो खर्चे हैं दिसंबर और जनवरी के, इसमें से आपके दिसंबर के खर्चे चले गए 58,800 प्लस 42,000, ये तो दिसंबर के हो गए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहा, ये हो गए 1,08,000 रुपये। बाकी जो बचे उनको हमने सेल्स के रेशियो में बांटा जनवरी का, ये आया 58,800 और 50,400, और जो 1/3 इक्वली बांटना था वो हुआ 21,000। अब हम इसका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया 2,10,000, 1,96,000, परचेज 6,30,000, 5,04,000, सेल्स 9,80,000, 8,40,000। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन सेल्स पर जीपी की रेट दे रखी है 40% और 30%। उसके आधार पर हमने सेल्स पर 40 और 30% क्रमशः प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, 392 और 252 टोटल कर लिया डेबिट साइड का। बैलेंसिंग फिगर आ गया क्लोजिंग स्टॉक। इसकी आवश्यकता कई बार हमें इसलिए पड़ती है कि अनुमानित जो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते हैं, इस पर फिर कुछ प्रोविज़न भी हम बनाते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे हम ब्रॉट डाउन कर लिए P&L अकाउंट में 392 और 252, और जो एक्सपेंडिचर हैं जो हमें अलग अलग दे रखे हैं पहले हमने वो बता दिए। सैलरी 1,00,000, रेंट 25,000, 45,000, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 3,100, 3,800। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो सेल्स के रेशियो में बांटा 2/3 जनवरी महीने का 58,800 और 50,400, और जो इक्वली बांटा है 1/3 21,000, ये टोटल 42,000। और इस तरीके से नेट प्रॉफिट जो आया 1,84,100 और 31,800, टोटल डिपार्टमेंट का हुआ 2,15,900। तो जिस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन दें उस तरीके से हमें खर्चों को बांटना, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ते हुए हमें बांटना। आगे और मैं इसके आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।